नमस्कार, मैं किरण चौधरी। संकल्प क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी में कोशिका। और कोशिका में हमने कल पढ़ा था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंसेस क्या हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका के विभिन्न कंपोनेंट्स जो हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति। हमने कल जब डिफरेंस देखा था पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर पाया जाता है, तो मुख्य डिफरेंस क्या था? सेल वॉल, यानी कि पादप कोशिकाओं के जो सबसे बाह्य आवरण जो होता है वो सेल वॉल होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। हम देखें कि कोशिका भित्ति जो है इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण है, लेकिन कैसा है? निर्जीव आवरण। सबसे बाह्य निर्जीव आवरण पादप कोशिकाओं में सबसे बाह्य निर्जीव आवरण जो है वो कौन क्या होता है? सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति जो है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। सभी पदार्थ मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए ही क्या है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति का हम संगठन देखते हैं, तो पहले हम देखें कि कोशिका भित्ति की प्रेजेंस कहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है और एब्सेंस कहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो हम पहले देखते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति कहाँ पर उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो है पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। दूसरा देखें, कोशिका भित्ति जो है वो शैवालों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जीवाणुओं में पाई जाती है, जीवाणुओं में तथा कवकों में। तो उपस्थिति कहाँ पर बताएंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, शैवालों में, जीवाणुओं में व कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन सभी में कोशिका भित्ति का संगठन जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। अब हम देखें कि अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति कहाँ पर अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थिति। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जंतुओं में। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में भी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप युग्मक कोशिकाओं में, पादप युग्मक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो उपस्थिति बताएं तो हम कहाँ पर पाए जाते हैं? पादप, शैवाल, जीवाणु, कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में, माइकोप्लाज्मा में और पादप युग्मकों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति का संगठन कैसा होता है? कोशिका भित्ति का संगठन हम देखेंगे, जहाँ जहाँ कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें किस किस प्रकार से, किस किस से बनी होती है। तो आपने नाम सुना होगा कि कोशिका भित्ति, सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की, मुख्य रूप से देखें तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज
सेल्यूलोज जो है वो धरती पर पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है या कार्बनिक यौगिक जो है वो सेल्यूलोज होता है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक जो है वो सेल्यूलोज होता है। दूसरा हम देखें कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सुव्यवस्थित कार्बनिक यौगिक जो है वो होता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? पादपों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। तो हम अलग अलग देखो कोशिकाओं का संगठन, जहाँ कोशिकाएं पाई जाती है उनमें अलग अलग में देखेंगे कि पादपों में कोशिका भित्ति का संगठन किस प्रकार होता है, पादपों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है। तो पादपों में कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, तथा पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। हमने देखा शैवालों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो शैवालों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। दूसरा देखें गैलेक्टेंस तथा मेनान्स की बनी होती है। तो शैवालों में कोशिका भित्ति हमें याद करना है, ये तो हमें याद है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन पदार्थों की। हम देखें कि शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस व मेनान्स की बनी होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद कवक की बात करते हैं कि कवक में कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन पदार्थ की बनी होती है। अब काइटिन पदार्थ है, इसको हम कवकीय सेल्यूलोज कहते हैं, कवकीय सेल्यूलोज। काइटिन पदार्थ एक और जगह भी पाया जाता है, ये वाला काइटिन पदार्थ उससे डिफरेंट होता है। काइटिन पदार्थ जंतु वर्ग के सबसे बड़े वर्ग यानी कि इंसेक्टा वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी धरती पर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनका कंकाल जो है वो काइटिन से बना होता है। उस काइटिन में और इस काइटिन में डिफरेंस है। इस काइटिन को हम क्या कहते हैं? कवकीय सेल्यूलोज। और यह क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद हम देखें कि जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब इसमें देखो दो वर्ड हैं, पेप्टाइडो और ग्लाइकेन। पेप्टाइडो का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन, और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड। तो पेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड्स। सेकंड क्या है? ग्लाइकेन, ग्लाइकेन यानी कि शुगर, शुगर अर्थात शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में अमाइनो एसिड्स और शुगर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ ले और वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन ना होकर के हमें क्या मिले? म्यूकोपेप्टाइड वर्ड लिखा मिल जाए तो देखो ये भी इसी को ही कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन को। तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति जो है उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पाए जाते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनान्स पाए जाते हैं। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज या कवकीय सेलुलोज भी कहते हैं। और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना।
कोशिका भित्ति में 4 परतें पाई जाती है। कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर के अपन स्टडी करते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो मुख्य रूप से 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो सभी के सभी चारों परतें जरूरी नहीं है कि एक प्लांट में पाई जाती हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिका भित्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो है वो मुख्य रूप से 4 परतों या हम कह दें 4 भित्तियों से बनी होती है। अब वो 4 भित्तियां कौन कौन सी होती हैं? मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, इसे हम कहते हैं मिडल लैमिला। सेकंड देखें प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, इसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। थर्ड देखे हैं द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति या हम कहते हैं इसे सेकेंडरी वॉल। और फोर्थ जो है वो है तृतीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति जो है वो सभी पादपों में नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से सभी पादपों में 3 भित्तियां पाई जाती है। कौन कौन सी? मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। ये चारों की चारों परत जो है वो किसका निर्माण करती है? कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति सेल वॉल। इस प्रकार हम कहें कि कोशिका भित्ति की संरचना में हम 4 परतें पढ़ते हैं। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। चारों भित्तियां मिलकर के कोशिका भित्ति की संरचना का निर्माण करती है। अब हम देखें इन चारों को एक एक करके देखते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या है? मैं एक पादप कोशिका बना रही हूँ। ये प्लांट सेल है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? षटकोणीय, यानी कि षटभुजाकार। ये आपकी प्लांट सेल कैसा आकार है? षटकोणीय आकार। ये एक और कोशिका बना लेते हैं, पादप कोशिका। ये दूसरी पादप कोशिका है। पादप कोशिकाओं की अगर संरचना देखें, हम पादपों में कोशिकाएं किस तरह से अरेंज्ड होती है पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पादप कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती है। नॉर्मली सभी प्लांट्स के अंदर कोशिकाएं जो है वो एक दूसरे से सटी होती है, यानी कि इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश जो है वो अनुपस्थित होता है। नॉर्मली हम देखें तो जंतु कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है जिसमें बाह्य कोशिकीय द्रव भरा रहता है, लेकिन जंतु पादपों में अंतर कोशिकीय अवकाश नॉर्मली अनुपस्थित होता है। इनके बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें कोई बाह्य कोशिकीय द्रव पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। अब ये जो प्लांट सेल है, हमें इनको 2 की बात करते हैं। ये देखो, तो मध्य पटलिका देखें, पहले हम एक एक की करके स्टडी करते हैं। हम बात करते हैं मध्य पटलिका या मिडल लैमिला। मिडल लैमिला, मध्य पटलिका जो है कोशिका भित्ति का जब निर्माण होता है, यानी कि जब 2 कोशिकाएं विभाजित हो, ये जो कोशिका है इस कोशिका में जब विभाजन होता है, यानी कि ये 2 केंद्रक है एक कोशिका में, तो इस कोशिका का विभाजन जो होता है तो उस दौरान सर्वप्रथम बढ़ने वाली जो कोशिका भित्ति की जो परत है वो होती है मध्य पटलिका या मिडल लैमिला। तो क्वेश्चन में पूछ ले कि सर्वप्रथम कोशिका भित्ति की सर्वप्रथम बनने वाली भित्ति कौन सी है? मध्य पटलिका। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम बनने वाली भित्ति मध्य पटलिका कहलाती है। तो 2 कोशिकाओं के बीच में सर्वप्रथम बनने वाली ये जो भित्ति है इसे हम मध्य पटलिका कहते हैं।
मध्य पटलिका को सीमेंटीय पदार्थ भी कहते हैं। मध्य पटलिका एक सीमेंट की तरह कार्य करती है, इसलिए हम इसे सीमेंटीय पदार्थ कहते हैं। क्यों? सीमेंट क्या करती है? दो ईंटों को जोड़ने का कार्य करती है। ये जो मध्य पटलिका है दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए हम इसे सीमेंटीय पदार्थ कहते हैं। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? मध्य पटलिका के द्वारा। अब हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। मध्य पटलिका का संगठन देखें, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट। मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। सीमेंटीय पदार्थ का कार्य करती है। सर्वप्रथम बनने वाली भित्ति है। दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। कोशिका विभाजन के दौरान टीलोफेज अवस्था, जो कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था जो होती है टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था के दौरान बनने वाली जो सर्वप्रथम बनने वाली भित्ति जो है वो मध्य पटलिका होती है। जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उस दौरान यहाँ पर सर्वप्रथम एक छोटी प्लेट का निर्माण होता है और इस प्लेट को फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। नॉर्मली जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है इसका निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान सर्वप्रथम बनने वाला जो प्लेट है वो फ्रैगमोप्लास्ट, और इसका निर्माण जो है अंतर प्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय के टुकड़ों से होता है। अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है ये बन कहाँ रहा है? दो कोशिकाओं के, इस कोशिका के सेंटर में बन रहा है। सेंटर में बन रहा है तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर कैल्शियम के जमा होने से, मैग्नीशियम के जमा होने से यह प्लेट जो है वो धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है। इस तरह से इसका निर्माण, इस तरह से ये क्या है, केंद्र से परिधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए यह पूरी एक प्लेट का निर्माण कर लेती है। इस प्लेट को हम कहते हैं कोशिका पट्टिका। कोशिका पट्टिका, ये जो कोशिका पट्टिका है ये जो है फ्रैगमोप्लास्ट के बाद जिसका निर्माण होता है कोशिका पट्टिका का। तो कोशिका पट्टिका जो बनती है, इस कोशिका पट्टिका के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट आकर के जब जमा हो जाते हैं उस दौरान यह जो कोशिका पट्टिका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मध्य पटलिका में। इस प्रकार मध्य पटलिका का निर्माण होता है कैल्शियम पट्टिका या सेल प्लेट के ऊपर कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट के जमा होने से। तो देखो कोशिका का विभाजन जो हो रहा है यहाँ पर इस प्लेट का या मध्य पटलिका का निर्माण जो हो रहा है वो केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है। इसका मतलब ये किस फॉर्म में हो रहा है? अपकेंद्री यानी कि सेंट्रीपिटल फॉर्म में कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का देखा कि फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है। जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उस दौरान छोटा सा सबसे पहले ER व GB यानी कि अंतर्प्रद्रवी जालिका व गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़ों से सर्वप्रथम फ्रैगमोप्लास्ट बनता है। फिर फ्रैगमोप्लास्ट के बाद कोशिका पट्टिका बनती है और कोशिका पट्टिका के बाद मध्य पटलिका बनती है, यानी कि मध्य पटलिका का निर्माण जो है वो कंप्लीट होता है। सेकंड जो परत है वो है प्राथमिक भित्ति। फर्स्ट हमने पढ़ी सेल, ये मध्य पटलिका, और दूसरी जो परत है वो है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी बोन। प्राथमिक भित्ति का निर्माण जो है वो मिडल लेमिना यानी कि जो मध्य पटलिका होती है इसके भीतर की ओर, इसके अंदर की ओर होता है।
मिडिल लैमेला जो है, मिडिल लैमेला के अंदर की ओर प्राइमरी बोल का निर्माण होता है। इस तरह से हम देखें, ये है आपकी प्राइमरी बोल या प्राथमिक भित्ति, यानी कि सबसे बाह्य परत बहुकोशिकीय पादपों में सबसे बाह्य परत जो है वो कौन सी होती है? मध्य पट्टिका। और मध्य पट्टिका के भीतर की ओर एक अन्य परत का निर्माण होता है जिसे हम प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी बोल कहते हैं। प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी बोल, तो ये आपकी क्या है? प्राइमरी बोल या प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के संदर्भ की बात करें तो प्राथमिक भित्ति जो है वो सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। प्राथमिक भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। प्राथमिक भित्ति जो है वो प्रत्यास्थ होती है, पतली परत होती है, पतली व प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि इसमें खिंचाव ऊपर हो सकता है, ये और खिंच सकती है, तो पतली व प्रत्यास्थ होती है। यानी कि ये जो है इसके अंदर एक एक्सपेंशन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार करना, विस्तार करने वाली जो प्रोटीन होती है उसमें प्राथमिक बोल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्राइमरी बोल में उपस्थित होती है, तो ये पतली और प्रत्यास्थ होती है। इसका जो मुख्य कार्य जो है वो कोशिका की वृद्धि व विस्तारण करना है, वृद्धि व विस्तारण। यानी कि जब तक पादप कोशिका की वृद्धि होती है तब तक इसमें क्या पाई जाती है? प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। तो प्राथमिक भित्ति का मुख्य कार्य क्या हो गया? कि पादप कोशिका में वृद्धि व विस्तारण का कार्य करना। तो देखो, कोशिका में जब भित्ति सेल वॉल का जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम बनने वाली सेल वॉल की जो भित्ति है वो तो होती है आपकी मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के बाद किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज में पेक्टिन की बनी होती है। यह पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, और इसका जो कार्य है कि यह पादप कोशिका में वृद्धि व विस्तारण का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड जो परत लेयर जो देखते हैं, थर्ड परत जो है वो होती है द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक भित्ति। अंदर की ओर यहाँ पर यानी कि प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर नेक्स्ट परत का निर्माण होता है, तो इसका नाम है द्वितीयक भित्ति। सेकेंडरी बॉल, देखो प्राथमिक भित्ति जो होती है इसका हमने कार्य देखा कि इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि व विस्तारण का कार्य होता है। प्राथमिक भित्ति जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। तो भीतर की ओर इसके भीतर इसके ऊपर लिग्निन व सुपेरिन का जमाव होने के कारण यह भित्ति जो कठोर हो जाती है, और फिर कौन सी भित्ति का निर्माण होता है? द्वितीयक भित्ति का। नेक्स्ट है सेकेंडरी बोल या द्वितीयक भित्ति। सेकेंडरी बोल या सेकेंडरी लेयर, तो कोशिका भित्ति बनने के दौरान प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है, और द्वितीयक भित्ति का निर्माण जो है वो कैसे होता है? द्वितीयक भित्ति जो है वो सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन लिग्निन व सुबेरिन की बनी होती है। लिग्निन व सुबेरिन, हमने देखा कि इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के अलावा लिग्निन और सुबेरिन पदार्थ पाए जाते हैं, और लिग्निन और सुबेरिन पदार्थ दोनों ही जल के लिए अपारगम्य होते हैं। दोनों ही क्या है, जल के लिए अपारगम्य। अब ये जल के लिए अपारगम्य होते हैं, इसका मतलब द्वितीय भित्ति के निर्माण के बाद कोशिकाएं कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है। द्वितीय भित्ति जो है वो कठोर होती है और अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ द्वितीय भित्ति बनती कब है, जब कोशिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुकने के बाद कौन सी भित्ति का निर्माण हो जाता है, द्वितीय भित्ति का निर्माण हो जाता है। द्वितीय भित्ति कठोर होती है, अप्रत्यास्थ होती है, इसके बनने के बाद पादपों में वृद्धि होती नहीं है। तो द्वितीय भित्ति जो है वो स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतकों में पाई जाती है। दृढ़ ऊतक, या हम इसे क्या कहते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा में उपस्थित होती है। और दृढ़ ऊतकों या स्क्लेरेंकाइमा का मुख्य कार्य क्या होता है, पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक बल प्रदान करना। इसका मतलब द्वितीय भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं को यांत्रिक बल प्रदान करती है। द्वितीय भित्ति का निर्माण कहाँ पर होता है, प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर। द्वितीय भित्ति जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन व सुबेरिन की बनी होती है। लिग्निन व सुबेरिन जल के लिए अपारगम्य होते हैं। द्वितीय भित्ति जो है वो कठोर और अप्रत्यास्थ होती है। द्वितीय भित्ति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, दृढ़ ऊतकों में। स्क्लेरेंकाइमा ऐसी कोशिकाएं या ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में वृद्धि जो है वो रुक जाती है, पादप आगे ग्रोथ नहीं करता है, इस प्रकार की कोशिकाओं में द्वितीय भित्ति पाई जाती है। द्वितीय भित्ति के निर्माण के बाद पादप लंबाई में तो वृद्धि नहीं करता, पादप मोटाई में वृद्धि करता जाता है, क्योंकि ये जो बाहर की ओर खिसकती जाती है। पादपों में यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य दृढ़ ऊतक करते हैं, और दृढ़ ऊतक में द्वितीय भित्ति पाई जाती है। इसका मतलब द्वितीय भित्ति जो है वो कोशिकाओं को यांत्रिक बल प्रदान करती है। तो इसके बनने का क्रम क्या है, सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है, मिडल लैमेला। ये सारी की सारी सबसे बाहर की जो परत है ये क्या है, मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला के भीतर की ओर प्राथमिक भित्ति बनती है। प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर द्वितीय भित्ति बनती है। और देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और परत पाई जाती है जिसे तृतीय भित्ति कहते हैं। तृतीय भित्ति या टर्शरी वॉल। तृतीय भित्ति सभी प्रकार के पादपों में नहीं पाई जाती। तृतीय भित्ति जो है वो केवल और केवल अनावर्त बीजी पादपों के वाहिनिकाओं में पाई जाती है। अनावर्त बीजी पादपों के वाहिकाओं में पाई जाती है। वाहिनिकाएं या इन्हें हम कहते हैं ट्रैकिड्स में उपस्थित होते हैं। तो तृतीय भित्ति सभी में नहीं पाई जाती। कौन से पादपों में पाई जाती है, अनावर्त बीजी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, वे पादप जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं उन्हें अनावर्त बीजी पादप कहते हैं। यानी कि जिनके चारों तरफ आवरण, बीजों के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता, बीज किसी आवरण में ढके हुए ना होने के कारण बीज जो है वो क्या होते हैं, अनावर्त होते हैं, यानी कि कोई आवरण नहीं पाया जाता। और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म। अब ये वाहिनिकाएं क्या होती है, पादपों में दो प्रकार का स्वयं ऊतक पाया जाता है, फ्लोएम व जाइलम। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं। जाइलम जो है वो तो क्या करते हैं, जड़ों से जल का अवशोषण करके पूरे पादप में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और फ्लोएम क्या होते हैं कि प्लांट्स में पत्तियों में जो
भोजन बन रहा होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उस भोजन को प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो इस जाइलम के अंदर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं पाई जाती है। वाहिनिकाएं व वाहिकाएं, कोशिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं व वाहिकाएं पाई जाती हैं, और ये मृत कोशिकाएं होती हैं, और इनमें क्या पाई जाती है? तृतीयक भित्ति पाई जाती है। अब तृतीयक भित्ति का संगठन देखें, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तृतीयक भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज तथा जाइलेन पदार्थ की बनी होती है। हेमीसेलुलोज तथा जाइलेन पदार्थ की बनी होती है तृतीयक भित्ति का संश्लेषण देखें तो हेमीसेलुलोज प्लस जाइलेन पदार्थ की बनी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका के चारों तरफ ये पूरी की पूरी क्या है? एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी? सबसे बाहर की परत जो है वो तो मिडल लैमेला कहलाती है, मध्य पर्णिका, जो 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ये बीच में देखो मिडल लैमेला, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? मिडल लैमेला, जो 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। मिडल लैमेला या इसे हम मध्य पर्णिका कहते हैं। अब बहुकोशिकीय पादपों में मिडल लैमेला जो है वो सबसे बाहरी परत होती है। बहुकोशिकीय पादपों में पादप जो होते हैं उनमें सबसे बाह्य परत जो है वो कौन सी होती है? मध्य पटलिका। और एक कोशिकीय पादपों में, अब कोशिका ये एक होती है इस पादप में, तो इसके देखो दूसरी कोशिका को जोड़ने का कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए एक कोशिकीय पादप में मध्य पटलिका अनुपस्थित होती है। एक कोशिकीय पादप जो होते हैं, एक कोशिकीय पादपों में यह एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं कि मध्य पटलिका के भीतर की ओर प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, और बहुकोशिकीय पादपों में तो यह दूसरी परत होती है। कोशिका भित्ति की दूसरी परत, बाहर से अंदर की ओर पाई जाने वाली दूसरी परत होती है प्राथमिक भित्ति। लेकिन एक कोशिका की बात करें, एक कोशिकीय पादप में सबसे बाह्य परत जो होती है वो प्राथमिक भित्ति होती है। तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं, एक कोशिकीय पादप कोशिका में सबसे बाह्य परत जो है वो प्राथमिक भित्ति होती है। और देखो इसके अंदर की ओर जो भीतर की ओर सबसे भीतर की ओर पाई जाती है द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी फोल्ड। ये जो तीनों भित्तियां जो है वो मिलकर के एक पूरी की पूरी सेल वॉल का निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। तो ये क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल के चारों तरफ। अब इस पूरी कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो भित्ति पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, इस आवरण को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो हमने देखा कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति की संरचना में 4 परतें पाई जाती है। हमने देखा कि तृतीयक भित्ति जो है वो सभी पादपों में नहीं पाई जाती। तृतीयक भित्ति केवल और केवल जिम्नोस्पर्म या अनावर्तनिजी पादपों की वाहिनिकाओं में, जाइलम की वाहिनिकाओं या इन्हें क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स में ही पाई जाती है। और यह किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज व जाइलेन पदार्थ की बनी होती है। और ये एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि तृतीयक भित्ति कहाँ पर पाई जाती है? तो जाइलम की वाहिनिकाओं में उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं पादपों में विभिन्न प्रकार के स्थूलन की। कोशिका भित्ति में अलग अलग प्रकार का स्थूलन पाया जाता है, जैसे लिग्निफिकेशन। लिग्निन का जो स्थूलन होता है उसे हम कहते हैं
लिग्निफिकेशन या लिग्निभवन। कोशिका भित्ति में लिग्निन का स्थूलन लिग्निफिकेशन कहलाता है। लिग्निन जो है वो जल के लिए अपारगम्य होता है, इसलिए यह जिन पादपों में पाया जाता है वो पादप, वो जिन कोशिकाओं में पाया जाता है वो कोशिकाएं मृत होती है। और जो लिग्निफिकेशन जो है वो जाइलम की कोशिकाओं में विशेष रूप से पाया जाता है। जाइलम की कोशिकाएं जो है वो डेड सेल्स होती हैं। इसके बाद हम दूसरा देखें, पैक्टिनाइजेशन। पैक्टिनाइजेशन यानी कि पैक्टिनीकरण। पहला स्थूलन था लिग्निन का, सेकंड हम बात कर रहे हैं पैक्टिन के स्थूलन की, जिसे हम पैक्टिनाइजेशन कहते हैं। पैक्टिन का स्थूलन, पैक्टिन जो होता है वो जल के लिए अपारगम्य होता है, जल के लिए पारगम्य होता है, इसलिए पैक्टिन जिन कोशिकाओं में पाया जाता है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। जैसे स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं में पैक्टिन का स्थूलन पाया जाता है, इस कारण स्थूल कोणोत्तक को हम जीवित उत्तक भी कहते हैं। स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में किसका जमाव होगा? पैक्टिन का। पैक्टिन जो है वो जल के लिए पारगम्य होती है और इस कारण ये जो पैक्टिन के जमाव के कारण स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इस कारण हम इस उत्तक को जीवित उत्तक कहते हैं। इसके बाद हम देखें सुबेरिनाइजेशन। सुबेरिनाइजेशन के अंदर, या इसको हम क्या कहेंगे, सुबेरिनीकरण। सुबेरिनीकरण में सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है। सुबेरिन जो है वो जल के लिए अपारगम्य होता है, इसलिए यह जो है कोशिकाएं भी, ये भी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुबेरिन का जमाव होता है। तो सुबेरिन का जमाव जो है वो कोर्क की कोशिकाओं में पाया जाता है और कोर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट स्थूलन की बात करते हैं हम। म्यूसिलाइजेशन। म्यूसिलाइजेशन या हम इसे कहते हैं श्लेष्मीकरण। अर्थात कोशिकाओं में श्लेष्मा के स्थूलन को श्लेष्मीकरण कहते हैं, श्लेष्मा के स्थूलन को। और ये श्लेष्मा आया कहाँ से? कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला जो सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज जो होता है, कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला जो सेल्यूलोज है वो म्यूसिन में या श्लेष्मा में कन्वर्ट हो जाता है और श्लेष्मा कोशिका के चारों तरफ एक श्लेष्मा का आवरण बना देता है। तो ये जो श्लेष्मा होता है ये जल विरागी होता है। जल विरागी यानी कि जल को पसंद नहीं करने वाला, तो यह जल को अपने पास आने नहीं देता है। इस कारण जो कोशिकाएं हैं वो जल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती हैं और कोशिकाएं, अब इस प्रकार की कोशिकाएं या इस प्रकार के पादप कौन से होंगे जिनको जल से बचने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जो आवरण है वो मुख्य रूप से जलीय पादपों में पाया जाता है। जलीय पादप जो है वो जल के कारण गलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जलीय पादपों में म्यूसिन का या श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है और श्लेष्मा जो है वो जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है और इस कारण जल से ये जो कोशिकाएं बच जाती हैं और जलीय पादप जो है वो जल के कारण गलते नहीं हैं। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट जो है म्यूसिन के बाद देखें खनिजी भवन। खनिजी भवन, खनिजी भवन का मतलब है कि कोशिकाओं में खनिजों का स्थूलन, खनिजों का स्थूलन। पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से सिलिका व कैल्शियम का स्थूलन होता है। हम बात करें सिलिका के स्थूलन की। सिलिका जो है वो पादपों में क्रिस्टल के रूप में जम जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में, और ये जो क्रिस्टल है वो ओपेल फाइटोलिथ कहलाते हैं। ओपेल फाइटोलिथ। कोशिकाओं में
सिलिका के क्रिस्टल जो है वो क्या कहलाते हैं, ओपेल फाइटोलिथ है। और कौन सी कोशिकाओं में, जो डायटम्स होते हैं, एक प्रकार के कवक होते हैं, अविकसित कवक, डायटम्स, डायटम्स की कोशिकाओं में सिलिका का स्थूलन होता है। दूसरा हम बात करें, आपने सुना होगा इक्विसिटम, इक्विसिटम का नाम सुना होगा, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है इक्विसिटम। इक्विसिटम की कोशिकाओं में सिलिका का स्थूलन पाया जाता है। तीसरा हम देखें, घासीय कुल के पादप जो होते हैं, घासीय कुल के पादप एग्जाम्पल लें हम, जैसे गेहूं, तो घासीय कुल के पादप जो हैं उनमें, उनकी कोशिकाओं में सिलिका का स्थूलन पाया जाता है। सिलिका के क्रिस्टल ओपेल फाइटोलिथ कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, सिलिका के बाद कैल्शियम का स्थूलन, कैल्शियम का स्थूलन, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कोशिकाओं में स्थूलित होता है, कोशिकाओं में जमा होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल हैं उन्हें सिस्टोलिथ कहते हैं, सिस्टोलिथ। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल सिस्टोलिथ कहलाते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है, ये सिस्टोलिथ है, वो बरगद के पादप में पाई जाती है, बरगद। इसके बाद हम देखें कि कैल्शियम जो है वो एक और रूप में भी जमा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल है उन्हें रेफिड्स कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जो है वो रेफिड्स कहलाते हैं। और रेफिड्स जो है वो जलकुंभी यानी कि आइकोर्निया पादप जो होता है उसमें पाए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो स्थूलन है वो जलकुंभी पादपों में पाया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो है वो बरगद में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल सिस्टोलिथ कहलाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जो है वो रेफिड्स कहलाते हैं। और कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जलकुंभी या आइकोर्निया के अंदर, इसे हम आइकोर्निया भी कहते हैं, आइकोर्निया। तो इस प्रकार हमने अलग अलग स्थूलन देखा कोशिका भित्ति में या पादप कोशिकाओं में, जैसे लिग्निन देखा, पैक्टिन का स्थूलन देखा, तीसरा हमने देखा म्यूसिन का स्थूलन देखा। इसके बाद हमने खनिजों का स्थूलन देखा। तो खनिज जो है वो मुख्य रूप से सिलिका व कैल्शियम जो है उनका स्थूलन पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सिलिका का जो क्रिस्टल होता है उसे ओपेल फाइटोलिथ कहते हैं। डायटम्स, इक्विसिटम व घासीय कुल के पादपों में सिलिका का स्थूलन पाया जाता है। कैल्शियम का स्थूलन दो रूपों में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके क्रिस्टल सिस्टोलिथ कहलाते हैं। और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिस्टोलिथ का स्थूलन किस में पाया जाता है, बरगद में। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण जो है, ये सूच्याकार कण जो है वो क्रिस्टल जो है वो रेफिड्स कहलाते हैं। रेफिड्स जो है वो जलकुंभी या आइकोर्निया में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पादपों में इन स्थूलन के कारण कुछ स्थान जो है वहाँ रिक्त रह जाते हैं या स्थूलन प्रॉपर नहीं होने के कारण है उनमें पिट बन जाते हैं। पिट या जिसे हम कहते हैं गर्त, गर्त जैसे या गर्त की संरचनाएं बन जाती हैं। तो पादपों में हम थोड़ा सा गर्त को भी देख लेते हैं, गर्त या पिट। जब कोशिका भित्ति में लिग्निन का स्थूलन होता है, हमने देखा था कि कोशिका भित्ति में लिग्निन के स्थूलन से कौन सी परत बनती है, द्वितीयक परत बनती है। ये जो द्वितीयक परत जब बनती है उस दौरान इसके ऊपर किसका स्थूलन होगा, लिग्निन का। तो लिग्निन का जब स्थूलन होता है तो वो एकसार नहीं होने के कारण बीच बीच में कहीं छूट जाता है और उस छूटे हुए जगह पर खाली स्थान रह जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, गर्त या पिट कहते हैं। हमने जब डायग्राम बनाया था कि इस प्रकार से देखो, ये जो दो कोशिकाएं हैं, पूरी कोशिका बना लेती हूँ। ये क्या है, एक कोशिका है और यहाँ पर ये दूसरी पादप कोशिका है। अब यहाँ दोनों कोशिकाओं के बीच में तो क्या पाई जाती है, मिडल लैमेला या मध्य परत पाई जाती है। मध्य परत के दोनों तरफ एक और परत पाई जाती है जिसे मध्य पटलिका के भीतर की ओर एक और परत का निर्माण होता है और इस परत को कहते हैं प्राथमिक भित्ति।
प्राथमिक भित्ति, ये हमने अभी पढ़ा था। और बीच में प्राथमिक भित्ति, दोनों कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों के बीच में मिडल लैमेला उपस्थित होती है। इसके बाद जो थर्ड परत बनती है, जो तीसरी लेयर जो बनती है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक भित्ति। जब ये द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो रहा होता है तो इस तरह से देखो लिग्निन का जमाव के कारण इस तरह से इसका निर्माण होता है। और कई जगह पर, यहाँ पर मान लो इतनी दूर लिग्निन का स्थूलन हुआ ही नहीं, ये बीच में जो स्थान रह जाता है इसे हम पिट कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये जो है द्वितीयक वॉल है, यहाँ से ये कंटिन्यू बन गई, और ये जो द्वितीय वॉल है ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू बन गई, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या रह गया, इतना स्पेस रह गया, और इस स्पेस को हम कहते हैं पिट या गर्त। पिट या गर्त, ये है आपकी द्वितीयक वॉल भित्ति, द्वितीयक भित्ति। तो पिट या गर्त क्या कहलाते हैं कि जब द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो रहा था और लिग्निन के स्थूलन के कारण, तो कुछ स्थान रिक्त रहने के कारण गर्त का निर्माण हो जाता है। अब गर्त जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गर्त जो है, एक तो होता है सरल गर्त या सिंपल पिट। सिंपल पिट, सिंपल पिट, ये जो अपन ने पिट बनाया है ये सरल गर्त है। इसकी देखो बाहर से लेकर के और भीतर तक व्यास जो होता है वो समान होता है, एक समान होता है। तो इस प्रकार का गर्त जो है वो क्या कहलाता है, सरल गर्त कहलाता है। इसे हम सरल गर्त या सिंपल पिट कहते हैं। यानी कि अंदर से लेकर के बाहर तक इसका जो व्यास है वो एक ही समान होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सरल गर्त या सिंपल पिट। दूसरे पिट की हम बात करते हैं कि ये यहीं बना लेते हैं। ये है आपकी मध्य पटलिका। इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ हमने बनाया कि ये क्या है, प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर देखो, जैसे यहाँ पर सेकेंडरी वॉल का निर्माण हुआ, द्वितीयक भित्ति का निर्माण हुआ, तो ये जो द्वितीयक भित्ति बन रही है और यहाँ पर बीच में वही गर्त बन रहे हैं। तो लेकिन गर्त कैसा बन रहा है, ये द्वितीयक भित्ति आगे की ओर उठ के ऊपर की ओर उठ करके और यहाँ पर इसके चारों तरफ एक बॉर्डर का निर्माण कर देती है दोनों तरफ। यहाँ पर भी ये द्वितीयक भित्ति और यहाँ देखो इस तरह से ये आपके द्वितीयक भित्ति का इस तरह से निर्माण होता है। तो द्वितीयक भित्ति जो खुद उठ करके ऊपर की ओर यहाँ पर उठ करके दोनों साइड से और क्या बना लेती है, ये जो गर्त बनता है इस गर्त के चारों तरफ एक बॉर्डर का निर्माण कर देती है। तो ये देखो यहाँ पर ये तीसरी कोशिका बनाई मैंने, ये थर्ड सेल है, ठीक है। तो ये देखो ये जो कोशिका है, इस गर्त की बात करें तो बाहर से भीतर से लेकर के बाहर की ओर इसका व्यास देखो, यहाँ पर इसका व्यास छोटा कम है, यहाँ पर इसका व्यास क्या है, अधिक है। यानी कि भीतर से लेकर के बाहर की ओर गर्त का व्यास धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जो सेकेंडरी वॉल जो है वो इसके चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार के गर्त जो है वो कहलाते हैं परिवेशित गर्त, या इन्हें क्या कहते हैं, बॉर्डर्ड पिट। परिवेशित गर्त या बॉर्डर पिट कहलाते हैं। तो दूसरे प्रकार के, ये तो सिंपल या सरल गर्त है। दूसरे प्रकार के गर्त कौन से होते हैं, परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त, तो दो प्रकार के पिट पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में। और पिट बनते किस कारण है, लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन का जमाव जहाँ छूट जाता है वहाँ पर पिट बनते हैं। अब हम कहें कि हम सरल, इसको नॉर्मल गर्त नहीं कह सकते, गर्त हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, इसलिए गर्त को युग्म गर्त या पेयर्ड पिट कहते हैं। पेयर्ड पिट क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है, स्थूलन नहीं हुआ है, यहाँ पर गर्त बन गया, तो इसके जस्ट सामने दूसरी कोशिका में भी यहीं पर गर्त बनेगा। इसका मतलब गर्त हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। अब देखो गर्त जो है, इनके मेम्ब्रेन, यहाँ से तो गर्त की कोई झिल्ली नहीं है,
तो गर्त की झिल्ली बनाता है एक तो आपकी प्राथमिक भित्ति और दूसरा आपकी मध्य पटलिका या प्राथमिक भित्ति। तो मध्य पटलिका तथा प्राथमिक भित्ति जो है वो इस गर्त की मेम्ब्रेन यानी कि गर्त की झिल्ली का निर्माण करती है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, गर्त झिल्ली या पिट मेम्ब्रेन, गर्त झिल्ली या पिट मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि एक ये कोशिका है, दूसरी ये कोशिका है, यहाँ पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है। तो इस कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका के जो द्रव पदार्थ में उपस्थित जो भी कंपोनेंट है, जो भी पदार्थ है, वो इस कोशिका में यहाँ से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैरियर बना हुआ है किसका, लिग्निन का। तो लिग्निन इन पदार्थों के लिए अपारगम्य होता है। तो इन पदार्थों का आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होता है, कोशिकीय पदार्थों का। यहाँ पर ये कोशिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं और इस कोशिकीय पदार्थ का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान जो है वो सरल गर्त, ये गर्त के द्वारा होता है। यहाँ पर ये देखें कि इस प्रकार से देखो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि मध्य पटलिका और प्राथमिक भित्ति जो होती है इनके अंदर लिग्निन की अनुपस्थिति के कारण ये इन पदार्थों के लिए पारगम्य रहते हैं। इन पिट के द्वारा ही, यहाँ पर ये पिट है, इस पिट के बीच में यहाँ पर ये मेम्ब्रेन उपस्थित है और इन मेम्ब्रेन के बीच में अंतर्प्रद्रवी जालिका के कारण एक जीवद्रव्य संयोजन बन जाता है और उस संयोजन के कारण कोशिकीय पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो परिवेशित गर्त है इसके मध्य में सुबेरिन का जमाव होने के कारण इस तरह की एक ढक्कन जैसी संरचना बन जाती है और इसको हम टोरस कहते हैं। यह टोरस जो है इस आदान प्रदान, कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। मान लो यहाँ पर एक कोशिका में परासरण दाब बढ़ जाता है और इसका परासरण दाब कम होता है, तो यह क्या है, बीच में आकर के और गर्त को बंद कर देता है। अगर परासरण दाब दोनों में सेम रहता है तो ये साइड में होता है और उसको जो पिट जो होता है उसको क्या है, खोल देता है। तो इस प्रकार कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण जो करता है वो कौन होता है, टोरस। और बना किसके होता है, सुबेरिन के स्थूलन से, सुबेरिन के स्थूलन से बनता है। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार के गर्त की बात की, सरल गर्त और बॉर्डर्ड पिट या परिवेशित गर्त। बॉर्डर्ड पिट कौन से होते हैं, जिनके चारों तरफ सेकेंडरी वॉल उठ करके इस तरह से बॉर्डर का निर्माण कर लेती हैं। और देखो ये जो है इनका व्यास भी भीतर से बाहर की ओर बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार का गर्त परिवेशित गर्त कहलाता है। परिवेशित गर्त या सरल पिट जो है इन दोनों के बीच में एक सुबेरिन के जमाव से एक ढक्कन बन सकता है और इस ढक्कन को हम टोरस कहते हैं। टोरस क्या करता है, कोशिकीय द्रव्य पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। ऐसे कह सकते हैं कि कोशिकाओं के परासरण दाब का नियंत्रण करके जाता है टोरस या गर्त, ये टोरस। और टोरस बनता किससे है, सुबेरिन पदार्थों के स्थूलन से। इसके बाद हम देखें कि ये जो पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है, कोशिका भित्ति में एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है दो कोशिकाओं के बीच में जीव द्रव्य संतुलन होते हैं। ये एक कोशिका है आपकी और ये दूसरी पादप कोशिका है। इस कोशिका के बीच में ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो है ये मध्य पटलिका, तो इस एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में एक जीवद्रव्यक संयोजन बन जाता है और इस जीवद्रव्यक संयोजन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ को लाने और ले जाने का कार्य जो है वो कौन करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल पादपों में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्यक संयोजन। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा का मुख्य घटक क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कि ट्यूब्यूल्स जो है, कुछ ट्यूब्यूल्स जो है वो अंतर इसका प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्प्रद्रव्य जालिका, और अंतर्प्रद्रव्य जालिका की वो ट्यूब्यूल्स जो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करते हैं, इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा किसके बने होते हैं? अंतर्प्रद्रव्य जालिका के नलिकाओं से बने होते हैं, और ये नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं? डेस्मोट्यूब्यूल्स। प्लाज्मोडेस्माटा का मुख्य कार्य क्या होता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान में। प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प कौन करके जाता है? गर्त या पिट। जहाँ पर पिट होंगे वहीं प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका पादप कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करना। कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करना, यह इसका क्या है? मुख्य कार्य है। और मुख्य कार्य में दूसरा जो कार्य है वो कोशिकाओं को, पादप कोशिकाओं या कोशिकाओं को निश्चित आकृति या संरचना प्रदान करना। निश्चित आकृति व संरचना प्रदान करना। दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान करने में सहायता करता है। तो कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान में हेल्प करके जाती है कोशिका भित्ति। तो इसके मुख्य कार्य देखें तो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक बल देना, कोशिकाओं को की निश्चित आकृति व संरचना प्रदान करना, और कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो इस प्रकार आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंने थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके पढ़ाया है, ताकि आप जो भी मटेरियल पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसको अच्छे से पढ़ सको, ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चंस का आंसर दे सको। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत कम हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारे नोट्स में लिखवाया ही नहीं गया था। तो मैंने यही कोशिश की है कि थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मैंने टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है उस हिसाब से कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए तो वो कवर हो सके। और मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया है वो सारे के सारे ही क्या है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनते हैं।